नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो अंधेरों में ज्ञान का दीप जलाते हैं, जो वंचितों को समान अधिकार दिलाते हैं, जो अन्याय के विरुद्ध संविधान बनाते हैं, वही युग पुरुष इतिहास में अंबेडकर कहलाते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज का जो विशेष विषय है वो है युग दृष्टा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और उनके महान व्यक्तित्व, महान बहुआयामी व्यक्तित्व और उनके योगदान के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे विषय विशेषज्ञ। हमारी बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि लंगट सिंह महाविद्यालय में इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, और हमारी उधर बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर बानेश्वर शर्मा जी, जो कि लंगट सिंह महाविद्यालय में ही राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लिए सिर्फ संविधान निर्माण ही नहीं किया, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक थे, प्रखर अर्थशास्त्री थे और न्याय, समता, बंधुत्व और आत्मसम्मान को उन्होंने एक नई चेतना दी है। तो उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और उनके योगदान के बारे में आज हम विस्तृत से बातचीत करेंगे अपने विषय विशेषज्ञों से। तो सबसे पहले राजीव सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन किन चुनौतियों से घिरा हुआ था और उन्होंने कैसे शिक्षा दीक्षा हासिल करके एक मुकाम हासिल किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू की तंग गलियों में हुआ था। उनके पिता सूबेदार के पद पर थे, लेकिन सेना में आज भी सूबेदार का पद एक बड़ा ओहदा माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह की असमानताओं का उनको जीवन में सामना करना पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा जब उन्होंने विद्यालय में ग्रहण किया, विद्यालय की स्थिति देखेंगे तो उनको पानी पीने के लिए भी अपने हिसाब से वो नहीं पी सकते थे। चैन तरह की गैर बराबरी बचपन जैसे उनका शुरुआत होता है, शिक्षा दीक्षा जैसे उन्होंने शुरू किया, उसी समय से गैर बराबरी को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया। इसका बड़ा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और आप देखेंगे कि वह व्यक्ति इतना प्रतिभावान, मेहनती और अपने लगन के प्रति कार्यशील व्यक्ति था कि महू की तंग गलियों से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक वहां तक पहुंचे और जितनी भी तरह की विसंगतियों और असमानताओं, छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति भेद, इस सब तरह के जितनी तरह की चीजें आप देखेंगे, सब भेदों पर उस व्यक्ति ने रिसर्च किया, काम किया, अपने किताबें लिखी और हर चीज का बारीकी से अध्ययन किया। इस क्रम में मतलब कई तरह की चुनौतियां, जैसे शुरुआती दौर में जब वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से किया, उसके बाद उनके जीवन में आया कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। आर्थिक तंगी थी, पिताजी रिटायर हो गए थे, उतना इनकम नहीं था। उस परिस्थिति में बड़ौदा के जो महाराजा थे सयाजीराव गायकवाड़ साहब थर्ड, उनमें भी क्रम होता है, तो तीसरे नंबर पर जो थे उन्होंने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और उसी फाइनेंशियल सपोर्ट से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने के बाद उन्होंने दुनिया देखा कि भारत में जाति की वजह से किस तरह की समस्या उनको सामना करना पड़ रहा था, सवर्ण समुदाय के लोग किस तरीके से अछूतों के साथ व्यवहार कर रहे थे, जो बेसिक जरूरत जीवन की चीजें हैं वहां भी आपको चैन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और जब वो कोलंबिया पहुंचे न्यूयॉर्क, तो वहां पर देखे किस तरह का कोई भेद ही नहीं था, वहां समानता था, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में किसी तरह का भेद नहीं था, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, इस सब तरह का जीवन उन्होंने जिया। जॉन डीवी जैसे प्रोफेसर से उन्होंने पढ़ा, वहां पढ़ने के बाद उन्होंने देखा, पूरी दुनिया को उन्होंने समझा, अमेरिका और भारत या पश्चिमी देश कह लीजिए, पश्चिमी देश और भारत के समाज में क्या अंतर था, इस अंतर को उन्होंने गहराई से महसूस किया। इसी वजह से उनका रिसर्च देखेंगे इन्हीं मुद्दों पर है। तो ये चुनौतियां थी, लेकिन गायकवाड़ साहब के सपोर्ट से और इस तरह की तमाम सपोर्ट उनको जीवन में गाहे बगाहे मिलते रहा, जिससे उन्होंने बहुत आगे तक का सफर तय किया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभा को अगर अवसर मिले तो वो जरूर अपनी मंजिल तक पा सकती है, और परिस्थितियां के विपरीत अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलने से आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, जैसा कि भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन संघर्ष से इस बात को साबित किया। डॉक्टर बानेश्वर शर्मा सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारत के संविधान निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, लेकिन
उसको बनाने के क्रम में उनको किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ा होगा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। जैसा कि सर ने अभी बताया कि वो महार जाति से आते थे और छुआछूत और जाति अस्पृश्यता ये बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो संविधान निर्माण में उन्होंने किन किन दृष्टिकोणों पे अपना ध्यान केंद्रित किया और किन चुनौतियों का सामना किया? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युग दृष्टा थे जी, और उनको बहुत बड़े विजनरी थे। उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। वो भारत जहाँ पर असमानता, छुआछूत, जाति व्यवस्था सारी समस्याएं थी, वहाँ पर उन्होंने ये कल्पना की कि ऐसे भारत को वो समाज समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव रखेंगे ऐसे भारत में। थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर अंबेडकर के बगैर भारत होता तो ये भारत बिल्कुल अलग होता। इस भारत में ना तो लोकतंत्र होता, ना तो सामाजिक न्याय होता। ये जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, जिस सामाजिक न्याय के साथ हम रह रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। अब हम बात कर रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो इनके सामने चुनौतियां थी, सबसे पहले जो चुनौतियां थी कि समाज में बहुत सारा असमानता था, छुआछूत थी, जाति व्यवस्था थी, बहुत सारी जाति व्यवस्था में हायरार्की थी, बहुत सारी समस्या थी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले संविधान को इस तरह से सृजित किया कि उसमें सामाजिक न्याय की बात की, स्वतंत्रता की बात की और समानता की बात की। सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहले उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सामाजिक न्याय में अस्पृश्यता का उन्मूलन हो। ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 17 की बात की और कहा कि अस्पृश्यता को असंवैधानिक घोषित किया। उसके बाद उन्होंने आरक्षण की बात की। जो निम्न तबके के लोग थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, उनके लिए शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की। उसके बाद उन्होंने मानवीय गरिमा की बात की। संविधान में उन्होंने मानवीय गरिमा को सर्वोच्च रखा। उसके बाद अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 में उन्होंने कई तरह के स्वतंत्रता की बात की। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। उन्होंने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता की बात की, उन्होंने संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात की। कई तरह के स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में उन्होंने की। समानता की जब हम बात करेंगे तो समानता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। समानता के लिए उन्होंने मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16 में क्रमशः कानून के समक्ष सब सारे नागरिकों को एक समान ट्रीट किया जाए, इसकी बात की। 15 में उन्होंने बात की कि जो नागरिक हैं सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर रहेंगे। और 16 में इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, मतलब जो भी नागरिक हैं उसको रोजगार में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी संप्रदाय के, सबको उम्र के हों, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और ये समानता, ये तीनों सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि समाज हमारा बहुत बटा हुआ था, बहुत सारी विसंगतियां थी समाज में। तो इन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ इस तरह के ये तीनों मूल्यों को, न्याय, समानता और स्वतंत्रता की बात उन्होंने की और इसको मौलिक अधिकार में उन्होंने रखा, ताकि भविष्य में भी किसी को इस तरह से चीजों को समस्या नहीं हो। तो इसमें सर एक अनुच्छेद 32 की भी बात मैं पूछना चाहूंगी कि उसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। तो इसका क्या संवैधानिक और लोकतांत्रिक महत्व है? ये मौलिक अधिकार हमें अगर संविधान से मिला है तो मौलिक अधिकार का अगर हनन हो किसी व्यक्ति को तो उसके बचाव के लिए क्या प्रावधान है? उसके बचाव के लिए अनुच्छेद 32 में प्रावधान रखा गया है। और अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो निचली अदालत के बजाय वो सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, वहां अपनी गुहार लगा सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसको संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो 5 तरह के रीट इशू कर सकती है नागरिकों के लिए, जिसमें हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टियारियो, उसके बाद को वारंटो, जैसे कई रीट्स, 5 रीट्स हैं। ये सारे रीट्स को सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के लिए जारी कर सकती है। और अंबेडकर इतने बड़े विजनरी थे, उनको पता था कि ये अनुच्छेद 32 जो है हमारे, उन्होंने कहा संविधान के हृदय और आत्मा है। यही बात जब साबित हुई जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया। आर्टिकल 32 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया। तो इसकी इतनी महत्ता थी, जिसकी
जिसकी मतलब कि बात अंबेडकर उस समय कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये संविधान की आत्मा है और हृदय है, और जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर में रखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी दूरदर्शिता बताती है अंबेडकर की। जी डॉक्टर राजीव सर, आपने बताया कि कैसे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, खासकर उन्होंने जो एक किताब लिखी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उनके अर्थशास्त्रीय जो एस्पेक्ट्स रहे हैं उनको कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं या उतना महत्व नहीं दे पाते हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव जो रखी गई उनके इसी विचार से रखी गई, तो इसका आज के संदर्भ में क्या महत्व है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल। हमारे यहाँ विडंबना ये है कि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता और समाज सुधारक बस एक उसी पर्सपेक्टिव में देखते हैं, लेकिन अंबेडकर का व्यक्तित्व तो इससे कहीं विशाल और बेहद है। जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी उनका पीएचडी रिसर्च है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने कंप्लीट किया, और उन्होंने बताने की कोशिश किया कि भारत में जो ब्रिटिशर्स रह रहे हैं और उनका जो शोषण जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने रूपी की जो समस्या थी उस समस्या को लिखा, और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं लिखा जी, उसका ओरिजिन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या, उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया और पूरा अपने रिसर्च थीसिस कंप्लीट कर किया। और उस समय की सरकार इतनी प्रभावित हुई, ब्रिटिश सरकार, यद्यपि वो भारतीय सरकार नहीं थी, फिर भी वो उससे प्रभावित हुई और हिल्टन यंग के तहत उन्होंने बाकायदा कमेटी बनाया और सबके विचार विमर्श के बाद उन्होंने आरबीआई का गठन कराया 1935 में। और आज आप देख लीजिए कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नियामक संस्था जो कहते हैं, जो कोई एक ऐसी संस्था है जो कंट्रोल कर रही है, वो आरबीआई है। और ये उस व्यक्ति के विजन का देन है कि आरबीआई हमारे बीच मौजूद है। नहीं तो अभी कल्पना कीजिए, यद्यपि इतिहास में कल्पनाओं का बहुत जगह नहीं है उसके लिए, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर कोई नियामक संस्था नहीं होती, कोई भी व्यक्ति करेंसी छाप रहा होता, कोई कहीं कुछ कर रहा होता, उस परिस्थिति में क्या होता जी? मुद्रास्फीति बहुत बढ़ रही होती और किसी तरह का कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, कंट्रोल बिल्कुल अराजकता हो जाती। तो उस अराजकता को दूर करने में इतना विजनरी आदमी था कि आज से लगभग तकरीबन आप 100 साल कह सकते हैं, 2026 चल रहा है, 1935 की बात है, तो तकरीबन 100 साल पहले ये आदमी इस तरह का रिसर्च करके और ये बता रहा है कि ये कितनी जरूरी चीज है जो आज हमारे सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये आगे भी एग्जिस्ट करता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं उनका विजन था जिसकी वजह से ये अस्तित्व में है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उनका कथन था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र संभव नहीं है, तो इसका आशय क्या है हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में? वो किस तरह के सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं? ये बेसिकली सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र, अंबेडकर का मानना है कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र के बिना अधूरा है। तो राजनीतिक लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो वोट देना, चुनाव लड़ना इत्यादि ये बातें आती हैं, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र, जब हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सारी बातें उसमें आती हैं जी। तो अंबेडकर ने ये कहा था कि केवल अगर राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए व्यक्ति को तो वो उसका सामाजिक स्वतंत्रता जब तक नहीं मिले तो उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, हाशिए पर का व्यक्ति है, उसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिलता है, वो वोट देने जाता है और वोट देता है, लेकिन उसकी जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा। उसका उत्थान नहीं होगा जब तक कि उसको सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिले जी। और ये जब आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम की बात थी, जब ये नारा लगा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसे अंबेडकर ने कहा था कि नहीं, अस्पृश्यता को हटाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने इसका नारा दिया था। इसका आशय यह था कि जब तक कि अस्पृश्यता नहीं हटेगी समाज से, तब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। पहले वो सामाजिक स्वतंत्रता लाना चाहते थे, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता लाना चाहते थे, क्योंकि सामाजिक स्वतंत्रता जब आ जाएगी फिर राजनीतिक स्वतंत्रता आएगी, तो वो राजनीतिक लोकतंत्र जो होगा सच्चे अर्थों में वोट देने का जो मूल्य होता है वो तभी सफल होगा जब सामाजिक स्वतंत्रता लोगों को मिले। और उनका यह भी कहना था कि जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो जब तक शिक्षित नहीं होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं, तब तक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है, और इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया महिलाओं की रक्षा के लिए और उनके अधिकारों के लिए। तो सर, इसके बारे में बताएंगे कि इस बिल में क्या क्या विशेष बातें हैं?
अब अगर भारतीय समाज को आप देखिए तो मैं तो जिस बात से सहमत हूँ और जिस विचारधारा को रखता हूँ उसमें मुझे लगता है कि हर महिला को डॉक्टर अंबेडकर साहब को प्रतिदिन कम से कम 2 फूल चढ़ाने चाहिए कि वह व्यक्ति इतना बड़ा विजनरी था। कई बार हम उनको एक दायरे में बांध देते हैं कि दलितों के नेता, जिस लाइन को मैंने रिपीट किया, मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि वह व्यक्ति समाज में किसी भी तरह की असमानता हो उस असमानता का विरोधी था जी। और जो भारतीय समाज की पुरातन परंपरा एग्जिस्ट कर रही थी, ब्राह्मणवादी परंपरा एग्जिस्ट कर रही थी, उसमें महिलाओं को तो किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं था या इतना सीमित अधिकार था कि उनका अपना व्यक्तित्व का निखार नहीं हो सकता था। तो अंबेडकर साहब ने देखा कि भाई महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए और इसी बात के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया जिसमें उत्तराधिकार का कानून बताया, गोद लेने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, मतलब महिलाओं को जो उनका माने जो व्यक्तित्व था बताया कि आप सोच सकती हैं और आप अपने हिसाब से अपने जीवन के समक्ष निर्णय ले सकते हैं। यद्यपि उस समय की सरकार इस बात से सहमत नहीं हुई और ये कोड बिल नहीं पास होगा, कई टुकड़ों में पास हुआ और अंबेडकर साहब को अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। तो उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया लेकिन अपने बिल से वो पीछे नहीं हटे। आप इतना महीन स्तर तक वह व्यक्ति समाज में समानता लाने का पक्षधर था जी। यही उनको खास बनाता है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, उन्होंने अपनी विभिन्न जातियों के लिए भी जैसे बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, काली मंदिर का आंदोलन हो चाहे महार सत्याग्रह हो, तो इनका क्या प्रभाव पड़ा, इन सत्याग्रहों का, इन आंदोलनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा सर? देखिए, जैसे अंबेडकर साहब अपने अध्ययन के दौरान जिस तरीके का दंश वो झेल रहे थे, सामाजिक असमानता का दंश झेल रहे थे, जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना पीएचडी थीसिस कंप्लीट किए, डीएससी की डिग्री उन्होंने कंप्लीट किया, जब वो वापस इंडिया आए तो बीच में उनको मौका मिला था कि जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, वहाँ वो पढ़ाए भी, लेकिन उनको लगा कि नहीं, मैं अपने सोसाइटी के लिए अपना मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो ये किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद लेकर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे सोसाइटी में जाकर काम करना होगा। और इसके लिए वापस आते हैं जी। और वापस आने के बाद यहाँ पर क्या देखे, जो पहले से बहुत लंबी परंपरा थी, एग्जिस्ट कर रही थी कि महार जाति के लोगों को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। अच्छा, अब ये कहिएगा ये आंदोलन शुरुआत कैसे हुआ? तो बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक बिल पारित किया, एक अधिनियम बनाया और कहा कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन है उस प्राकृतिक संसाधन पर सबका अधिकार होगा, खासकर पानी है, हवा है, इस तरह की चीजें हैं उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, वो उन्मुक्त रूप से सबके लिए होगा। और पानी जैसी चीजें जो एकदम जीवन के लिए बहुत अनिवार्य वस्तु है उसको तो किसी से कोई रोका ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके कानून पारित होने के 4 साल के बाद 23 में कानून पारित हुआ और 1927 तक महारों को सार्वजनिक तालाब, 14 एक तालाब है, उस तालाब में पानी नहीं भरने दिया जाता था जी। तो इन्होंने पूरा जाकर एक अभियान चलाया और पूरे महार समुदाय के लोगों को जाकर धावा बोला, कहा कि यहाँ से हम पानी भरेंगे। यह आंदोलन बहुत प्रभावशाली था और उतना ही सशक्त विरोध उस पुरातन पंथी समाज की ओर से था। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अछूत हो, अस्पृश्य हो, समाज में तुम्हें स्वीकार्यता नहीं है, तो इसी तालाब से तुमको पानी नहीं भरने दिया जाएगा। अब अंबेडकर की योग्यता वहां झलकती है जब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ही की तरह 10 साल तक ये केस लंबा चला। 1937 में जाकर फैसला आया और डॉक्टर अंबेडकर अपने इरादों के इतने मजबूत थे कि 10 साल संघर्ष करने के बाद भी विजयी हुए और अपने समाज के लोगों को वहां से पानी भरने का अधिकार दिलाने में सफल रहे जी। तो इतना कर्मठ व्यक्ति, इतना लगनशील व्यक्ति कि जिस चीज को ठान लिया कि विधि सम्मत है, जो हमारा अधिकार है, नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको पाने का उन्होंने प्रयास किया। इसी में एक और आंदोलन आप देखते हैं कालाराम मंदिर में। कालाराम मंदिर था नागपुर में, वहां दलित समुदाय और पिछड़े समुदायों को वहां एंट्री नहीं था, प्रवेश नहीं था कि वो नहीं जा सकते थे। वहां पर उन्होंने पूरा अभियान चलाया कि नहीं, हम जाएंगे और उसी तरीके से पूरे लोगों को, समाज के लोगों को ले जाकर, और उस मंदिर में 4 दरवाजे हैं, तो चारों दरवाजे के चारों तरफ से लोग बैठ गए और कहा कि हम इस मंदिर में प्रवेश करेंगे। लेकिन वहां के जो पुजारी पंडे लोग थे, जो सवर्ण समाज के लोग थे, जो जमींदार तबका था, संपत्तिशाली वर्ग था, उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया कि किसी भी परिस्थिति में हम प्रवेश नहीं देंगे। यह आंदोलन भी लंबा चला, लगभग 5 वर्षों तक निरंतर यह संघर्ष चलते रहा और यहां भी डॉक्टर अंबेडकर सफल हुए
और लोगों को उस मंदिर में उन्होंने प्रवेश दिलाया। जी, जी। तो यह एक संकेत भर है कि वो चौदार तालाब से पानी दिलाना, मंदिर में प्रवेश दिलाना, यह एक सांकेतिक घटना है, लेकिन इसके निहितार्थ जो हैं वो बहुत दूर तक है कि समाज में समरसता हो, समानता हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, या अगर भेदभाव है तो उसका उन्मूलन हो। इसके लिए आजीवन डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष करते रहे। ये मानवीय गरिमा को भी बचाने की बिल्कुल, बात है कि बिल्कुल। अपने अस्तित्व को पहचानो और गरिमा को उसको बिल्कुल। बचाओ। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ महार जाति के लिए नहीं और स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनका दायरा और आगे बढ़कर श्रमिकों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था, और वंचितों को सत्ता में अधिकार दिलाने की भी, हिस्सेदारी की भी उन्होंने बात की, और उन्होंने बहुत सारे पार्टीज़ की स्थापना की। सर, आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे? कौन कौन सी पार्टीज उन्होंने स्थापित की थी? शुरुआत में एक इंडियन लेबर पार्टी स्थापित किया था, और उस पार्टी का जो मूल अवधारणा था कि समाज में जो मजदूर कौन है, अगर भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो पिछड़ी और आज के तथाकथित नीची जातियों में जिसको आप रखते हैं वही मजदूर है, वही आर्थिक रूप से भी विपन्न है और वही सामाजिक अनुक्रम में भी नीचे है। तो उनका यही कहना था कि जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, जो संपत्तिशाली है, उनके द्वारा निचले तबके के लोगों का शोषण नहीं हो। इस शोषण को रोकने के लिए इस तरह की पार्टी उन्होंने बनाया, और समाज में इसकी स्वीकार्यता भी जबरदस्त थी। आप देखेंगे कि जब बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव हुआ तो 17 में से 15 सीट जीतने में वो सफल रहे। तो ये इस तरह बाद में फिर उनको लगा कि ये सिर्फ बहुत सीमित दायरे में है, इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को पूरे संपूर्ण भारत में लागू करना चाहिए। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने 1942 में आकर उसको स्थापित किया। उसी का नाम बदला है, जो इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था उसी का नाम बदलकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कर दिया गया, और बाद में पूरे भारत के विभिन्न इलाकों में उन्होंने अपने चुनाव के माध्यम से राजनीतिक अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो यदि हम कहें कि हमारा 21वीं सदी का भारत जो है, अगर हम कहें कि अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि हमें किन प्रमुख क्षेत्रों पे ध्यान देने की आवश्यकता है? 21वीं सदी का भारत अगर अंबेडकर के सपनों का बनाना है तो प्रमुख बिंदुओं की जो आप बात करें उसमें सबसे पहले एक समानता मूलक समाज और जाति वर्ग विहीन, मतलब जाति प्रथा जिसमें नहीं हो उस तरह का समाज बनाना होगा, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिले और किसी खास जाति धर्म की मतलब वर्चस्व हो वो ना रहे, सबकी गरिमा हो, इस तरह की बात होनी चाहिए। दूसरी बात होगी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ज्ञान, इसका प्रसार होना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो व्यक्ति को सबल बनाता है, और समाज के हर व्यक्ति को, खास करके महिला और जो हाशिए पर लोग हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना चाहिए ताकि वो राष्ट्र के प्रमुख धारा में आए और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। इसके बाद तीसरी बिंदु जो होगी वो होगा कि आर्थिक और लैंगिक समानता। जी। आर्थिक और लैंगिक समानता से अभिप्राय यह है कि गरीबी जो है उसको थोड़ा ठीक करना होगा, खत्म करना होगा। जितनी जो अमीर और गरीबों के बीच खाई है उसमें जितने लोग गरीबी में हैं उससे बाहर उनको निकालना होगा। और लैंगिक समानता से अभिप्राय है कि जो महिलाओं के साथ जो किसी तरह का भेदभाव है या महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। हिंदू सिविल कोड में जैसा कि राजीव सर ने बताया कि बहुत सारी उनको सुविधाएं देने की बात की गई थी, तो उसको सच्चे अर्थों में लागू किया जाए, क्योंकि महिला अगर आधी फीसदी आबादी है तो महिला को अगर शिक्षा मिला, उनको अपॉर्चुनिटी मिला, तो देश के विकास में उनका योगदान ज्यादा होगा। इससे महिलाओं को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देश के विकास में भी बहुत बड़ा बल मिलेगा। अगर इन बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं तो भारत को बहुत सबल बनाना होगा और एक समृद्ध भारत और विकसित भारत बनाने में अंबेडकर जी के सपनों को साकार हम कर पाएंगे। जी सर, चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अंबेडकर का जो बहुआयामी व्यक्तित्व था और उन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि से लेकर जो विश्व स्तरीय तक विद्वान बनने का जो सफ़र तय किया, जो उनकी यात्रा थी, और वो युवाओं को बोलते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो उनका युवाओं को क्या संदेश है? वो किस तरीके से युवा उनको फॉलो कर सकते हैं उनकी यात्रा को देखकर? अंबेडकर जी की शिक्षा जो मुझे लगती है कि उनके इस नारे में ही निहित है, जो नारा आपने बताया इसी में सन्निहित है। लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी बात मैं और कहूँगा कि शिक्षा इन तीनों में सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ शिक्षा है। जी।
और जब तक आपको शिक्षा नहीं प्राप्त आप करेंगे तब तक आपके अंदर चेतना नहीं आएगी, और जब तक चेतना नहीं आएगी तब तक आप समता मूलक समाज की स्थापना कर ही नहीं सकते। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़, अगर किसी एक चीज़ आप कहेंगे कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरक चीज़ क्या है, तो वो यही है कि शिक्षा ग्रहण करो और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहो, और तब तक संघर्ष करो जब तक तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। जी, तो दर्शकों, अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, तो हम ये बताना चाहेंगे कि आज का जो डिस्कशन रहा, आज जो परिचर्चा रही, सर आप लोगों ने बहुत ही विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण बातों पर इंगित किया, और अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है कि उनको हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। उन्होंने हर वर्ग के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि संविधान की जो मौलिक अधिकार हैं वो हर वर्ग के, हर तबके के लोगों के लिए, कि कोई उनको एक वर्ग तक सीमित नहीं कर सकता है, और वे हमारे लोकतंत्र के स्थायी मार्गदर्शक हैं। उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ शासन का माध्यम नहीं बनाया बल्कि जीवन जीने की संस्कृति बताया है। तो आप सभी जो स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपसे फिर पुनः मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।